नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बोर्ड परीक्षाओं के आते ही बच्चे तनाव में आ जाते हैं। कई बच्चे तो इस कदर डर जाते हैं कि वो एग्जाम फोबिया का शिकार तक हो जाते हैं और इसी डर की वजह से डिप्रेशन और ऐसी कई बीमारियों के चंगुल में भी वो फंस जाते हैं और नतीजा होता है फेल और निराशा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस डर यानी फेल होने की वजह से हम डरते हैं उसी वजह से हम असफल भी हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर उन्हें सिर्फ आत्महत्या यानी सुसाइड का रास्ता नजर आता है। दरअसल फेल होने की वजह से बच्चों के आसपास का माहौल के लिए उन्हें बदला जाता है और नकारात्मक व्यवहार बच्चों के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि बच्चे आत्महत्या जैसा कदम, खौफनाक कदम कहेंगे हम तो, उठा लेते हैं। परीक्षाओं में खराब नतीजों से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ बोर्ड में फेल होने की वजह से जिंदगी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। आगे कई और परीक्षाएं भी हैं जिनका सामना भी आपको करना है। आज एक ऐसा ही मामला, आज क्यों हम ये बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही आज हम आपको मामला बताने जा रहे हैं जो अंबिकापुर से सामने आया है, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक छात्र ने आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार भी बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। तो देखिए, एक और छात्र ने अपनी जान दी है, खुद को जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट भी इस छात्र के पास से मिला है और इसमें लिखा है कि मैं खुद जिम्मेदार हूं। स्नेहिल पांडे ने खुदकुशी की है और खुद को जिम्मेदार बताया है। डिप्रेशन, सुसाइड, इसलिए हम कह रहे हैं सुसाइड नो, ऑल इज वेल। खुद को जिम्मेदार बताया। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है और सुसाइड नोट को बरामद किया है और जब इस सुसाइड नोट को पढ़ा गया तो उसमें एक बड़ी वजह निकली और कहा गया कि मैं खुद जिम्मेदार हूं। निराशा, नकारात्मक जो माहौल है वो क्रिएट ना करें, क्योंकि जिंदगी बड़ी है और जिंदगी में कई परीक्षाएं आनी हैं। असफलता का डर से आप घबराएं नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ें, क्योंकि एग्जाम फोबिया का शिकार आपको नहीं होना है। असफलता का डर आत्महत्या की वजह बना है एक और बार, और यह खबर आपको बता रहे हैं जहां असफल होने पर बच्चे ने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट में लिखा है, उसकी जो मुख्य वजह है वो भी उसने कहा कि मैं खुद जिम्मेदार हूं। आज मिशन अस्पताल अंबिकापुर से एक तहरीर आया कि स्नेहिल पांडे नाम का लड़का फांसी लगा दिया है, जिसका मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया और उनके मृतक के पिता का स्टेटमेंट लिया गया, जिसमें वो बताए कि लड़का कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था, जो छत के ऊपर जाके साड़ी से फांसी लगा लिया है। तो देखिए, एक और खबर सामने निकल कर आई है। असफलता के डर से एक और छात्र ने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट जो है वो मिला है, उसमें लिखा कि मैं अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार, खुद को जिम्मेदार भी छात्र बता रहे हैं। आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, किस तरह से स्ट्रेस से बचें, फोबिया जो है उससे बचने के लिए क्या कुछ करें। डॉक्टर पुनीत चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर निमेश देसाई भी मेरे साथ, सीनियर मनोवैज्ञानिक भी जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर पुनीत आपके साथ करना चाहता हूं। एक बेहद गंभीर विषय, छोटे छोटे से बच्चे आज इतने फोबिया का शिकार हो जाते हैं कि सुसाइड जैसे कदम को उठा रहे हैं। सबसे पहले तो वो कूल रहें, ऐसे वातावरण उनको दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, पहला उपाय, यहीं से चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज जा रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। बढ़िया। देखिए, पहले तो बहुत ही दुखद स्थिति और खबर है ये कि 10वीं कक्षा के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसा बड़ा कदम उठा रहे हैं। सबसे जरूरी है कि जो सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है वो 1-2 दिन में नहीं आती है।
तो हमें माता पिता, उसमें अध्यापक, वहाँ के स्कूल से जुड़े हुए काउंसलर, जैसे मैं भी एक काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमें बचपन से ही उस बच्चे पे एक नजर रहती है। इस तरह के बच्चे अक्सर आपको नकारात्मक सोच के साथ दिखाई देंगे। हमेशा एक उनका जो सोचने का तरीका है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा कि अगर मैं असफल नहीं हुआ तो क्या होगा। वो डर आज अचानक नहीं बनता है, और जितने भी ये डर पैदा हमारे अंदर बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के प्रेशर से ही भी बनते हैं। सबसे बड़ी जो डर हमारे अंदर या इतनी छोटी उम्र में बच्चों में उजागर किया जाता है वो माँ बाप के द्वारा किया जाता है। अगर तुम नहीं पास हो पाए तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। न जाने हमने कितने लोगों ने ये बातें बचपन से सुनी है। कुछ बच्चे इन चीजों को अपने जहन में बिठा लेते हैं जी, कि अगर मैं नहीं पास हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, तो मैं जीकर क्या करूं। तो अगर मेरी जीने की चाह ही नहीं है, और वो जीने की चाह तब नहीं होती है जब आपको कोई राह भी नहीं दिखाई देती है, और अक्सर डर के आगे एक जाल सा बुना जाता है हमारे दिमाग में, और वो जाल जो है हमारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। बेशक, मेरे सोचने के तरीकों, मेरे व्यवहार को, मेरे बोलने के तरीके को, सब तरीके। तो आज अकेला वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है, हम सोसाइटी जिम्मेदार है, अध्यापक जिम्मेदार हैं, हम माता पिता जिम्मेदार हैं, उसके भाई बहन जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ये पहचान ही नहीं पाए कि मेरा बच्चा किस राह पे जा रहा है। वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका जिक्र आपने किया है कि आसपास का वातावरण कैसा हो वो आपको डेवलप करता है, उस बच्चे की सोच को डेवलप करता है। इसी पर मैं लौटूंगा, डॉक्टर निमेश देसाई भी मेरे साथ हैं। निमेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण है, क्या बच्चे को आसपास का वातावरण उसकी सोच को भी डेवलप करता है? किस तरह से सोचते हैं आप इस पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञानों को लेके, मनोचिकित्सा तो एक हिस्सा है, डॉक्टरी विभाग है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के लिहाज से जो पुनीता जी कह रही है वो बिल्कुल सही है। उस कोमल उम्र में 15-16 या 12-14 की उम्र में जो विचार, जो एटीट्यूड डेवलप होता है, उसके लिए समाज और परिवार और स्कूल जिम्मेवार है। मैं अक्सर कहता हूं कि असफलता या विफलता को झेलने की शक्ति और सफलता की सिर्फ एक मापदंड या एक परिभाषा ना हो, ये हमें बचपन से न सिर्फ सिखाना पड़ेगा लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बड़े भाई बंधु जो है, सबको अगर बच्चे ये देखते हैं कि छोटी सी विफलता से, थोड़ी सी असफलता से परिवार में बिल्कुल नेगेटिव माहौल फैल जाता है, खासकर शिक्षा के बारे में, तो जाहिर है उसके विचारों, उसके एटीट्यूड वैसे ही बनेंगे। और दूसरा जो हम अक्सर कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर नहीं हो पाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं हार मान लूं, हथियार फेंक दूं, या अगली लड़ाई की तैयारी करूं? बिल्कुल, ये दोनों मुद्दे हमें, जैसे पुनीता जी ने कहा, समाज में गहरे रूप से आमूल परिवर्तन लाके करने होंगे। बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहूंगा पुनीता जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से हम आसपास के वातावरण की बात कर रहे हैं, क्या आज एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें शेयर ना करना, क्या यही वजह थोड़ा थोड़ा चल के आगे बहुत बड़ी हो जाती हैं कि वो ऐसा फैसला करते हैं? क्योंकि अगर आप घर से चीजों शेयर करेंगे, भाई बहन से, दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। बातचीत और एक बीच में जो दीवार बनती जा रही है, इसको तोड़ना तो बहुत जरूरी हो गया है। बट पहले हमें ये सोचना चाहिए वो दीवार बनी क्यों रही है। मेरा बच्चा आके मुझसे क्यों नहीं कह पा रहा है कि मैं ये मैथ्स पढ़ने में असमर्थ हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता है नंबर, क्यों नहीं कह पा रहा है? वो इतना डर क्यों है उनसे, जिनसे हमें रात दिन हम उनके साथ उठते बैठते हैं? तो समझिए वो बच्चा कितने प्रेशर और कितने स्ट्रेस से हर मिनट गुजर रहा है कि मैं ये बात किसी से कह ही नहीं पा रहा हूं। और क्यों नहीं कह पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये कहा तो मुझे सामने वाले का जवाब, उनका रिस्पॉन्स, उनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं होगा या मेरे प्रति अनुकूल नहीं होगा। इसीलिए मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं शायद अपने भाई से, जो कि मैथ्स में बड़े अव्वल नंबर ला रहा है, उससे कहता हूं तो कहता है, अरे ये तो मैथ्स से बड़ा इजी सवाल है, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? तो मुझे कहीं से पॉजिटिव, किसी से मुझे सहानुभूति नहीं मिल रही है, एम्पैथी नहीं मिल रही है। तरस खाने के लिए लोग मिल रहे हैं, हाय बेचारा बच्चा देखो दिन रात पढ़ रहा है, कर नहीं पा रहा है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? हो सकता है उसकी क्षमता ही ना हो सकता है इस सब्जेक्ट में उसकी क्षमता ना हो, किसी और चीज में बहुत अच्छा वो उत्तीर्ण कर जाए।
तो ये अगर मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी घूम फिर के हमारी इसमें कमी हमारे आसपास के लोगों की, हमारे माता पिता की, जो हमें इस तरीके से बोलने पर अपने विचारों को खुले तरीके से प्रकट करने में असमर्थ कर रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग अस। वो हमें रोक रहे हैं कि अगर तुमने बाहर बता दिया कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई गेस्ट आते हैं घर पे तो माँ बाप बोलते हैं देखो बताओ जरा अंकल को तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तो आप 2 नंबर बढ़ा के ही बताते हो, कभी 2 नंबर कम नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि डर है भाई, मेरे डर है, कोई कहेगा बताओ ये अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बताओ इस बच्चे के नंबर नहीं अच्छे आ पा रहे हैं। तो इस जो ये नेगेटिव इन्वायरमेंट से ज्यादा हमारी छोटी छोटी बातें, एक हो सकता है बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो उसी दिन मम्मी पापा ने टीवी बंद कर दिया, आज से तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, पढ़ते नहीं हो ना इसीलिए नंबर नहीं आ रहे। तो हम रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। तो बातचीत करना, हाँ, इसका एक समाधान है सबसे बड़ा कि यस, एक तरीका है कि हम उससे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और निमेश जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चूंकि मनोविज्ञान इस पर क्या सोचता है। एक तरफ हम कहते हैं बच्चे बड़े डिजिटल तौर से ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, लेकिन जब डिप्रेशन की बात आती है तो बच्चे बहुत अकेले हो जाते हैं। ये जो क्या डर है, जो डर हम कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, जिस चीज का भी पुनीता जी भी जिक्र कर रही थी कि अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर कुछ नहीं होगा, क्या ये सोच उनको डरा रही है? क्या ये सोच बिल्कुल डरा रही है, और वो सोच उनको, बच्चों को मिलती है हम बड़ों से जी। जैसे जैसे हम अक्सर कहते हैं, और पुनीता जी से मैं सहमत हूँ बिल्कुल। परिवार में जो माहौल बनाया जाता है कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस और नंबर्स, कितने परसेंट आए 10th में, 11th में, 12th में, वही एक मापदंड रह गया है बच्चे की सफलता का। तो इसको हमें बुनियादी रूप से बदलना होगा। एक बात और, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के संदर्भ में सोचें, किशोरावस्था में ज्यादातर बच्चे कुछ आइसोलेट हो जाएंगे, कुछ अपने उधेड़-बुन में रहेंगे, ये नॉर्मल सा है। जैसे पुनीता ने कहा, हमारा फर्ज है, बड़ों का, खासकर पेरेंट्स का फर्ज है कि उस डायलॉग को बनाए रखें। एक और मनोचिकित्सा के क्षेत्र से और सोचें, जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेशन, ये सारी शुरुआत होती है जीवन काल में 14, 15, 16, 18 की उम्र में। तो जो बच्चे अपनी पर्सनालिटी के कारण कुछ आइसोलेट रहते हैं, या जो बच्चे कुछ ऐसे लक्षण दिखा रहे हैं, उन पे हमें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्कूल में और परिवार में, दोनों में, बिना कुंठित किए, बिना कोई स्टिग्मा किए। 100 में से 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जो निखालसा से बात कर लेंगे, दोस्तों से, परिवार से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल रिएक्शन के रूप थोड़ा झिझक करेंगे, आप उनसे बातचीत करोगे, थोड़ा कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइकोलॉजिकली या साइकेट्रिक बीमारी के कारण शायद वो बहुत मुश्किल होती है डायलॉग करना या खुल के बात करना। हमें उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके, विदाउट कोई नेगेटिव एटीट्यूड बनाए, उनकी मदद करनी है जो मुश्किल पा रहे हैं बातचीत करने में। और ये हो रहा है, मेरी समझ है, धीरे धीरे हो रहा है। स्कूल में काउंसलर्स हैं, स्कूल में कोपिंग स्किल्स में प्रोग्राम्स बन रहे हैं। और एक और मुद्दा हम और सब सोचें, और खासकर अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा, ये निर्विवाद है मेरी राय में कि हर समाज में, और खासकर हमारे भारतवर्ष जैसे बदलते हुए, त्वरित गति से बदलते हुए समाज में, पेरेंट्स, अभिभावक अक्सर अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं अपने बच्चों के जरिए। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा या मेरी बेटी कर, बेशक। और मेरा सोशल स्टेटस बढ़ेगा अगर मेरा बेटा या बेटी रैंक में आ गए जी। अच्छी बात है। 21वीं सदी में कंपटीशन और सक्सेस का बहुत मायने है, एक्सेलेंस का मायने है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, इसको कम भी नहीं कर सकते। लेकिन जहां रिलेटिव सक्सेस कम है या टोटल 100% सक्सेस नहीं है, क्या उसको जीवन का अंत मान लिया जाए? ये अगर सामाजिक और पारिवारिक माहौल बनेगा तो बच्चे का वही मानसिक स्तर होगा जो पुनीता और हम कह रहे हैं। बेशक सर, बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन पुनीता जी मैं ये भी समझूंगा, जिस चीज का हम जिक्र डिप्रेशन का कर रहे हैं, इसकी दरअसल शुरुआत कैसे होती है? वो बच्चे जो अभी आपको सुन रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है? कैसे उनको भी पता नहीं चलता कि वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं? कैसे वो पहले तो शुरू होता है, और उससे सुलझने का क्या उपाय है वो भी जरूर बताएं। डिप्रेशन की जो एक तरह की जो बीमारी है, बीमारी क्या, अब तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है लोगों की।
और ये शुरुआत होती है हमारे सोचने के तरीके से, किस तरीके से मैं सोच रही हूँ, व्यवहार है। और मेरा अगर सोचने का तरीका शुरू से ही नेगेटिव है और 4 लोग अगर मेरे आसपास के हैं वो भी नेगेटिव ही सोचते हैं, और मेरी दिनचर्या कैसी है, मेरा सुबह उठने का तरीका, मेरा समय बिताने का तरीका, जो आजकल की सोशल लाइफ और स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, वो 4x4 इंच के डब्बे में खत्म हो गए रहेंगे, मेरे फोन में या मेरे टीवी में, जिसमें कि सामने वाला बोल रहा है, मैं खाली सुन रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी हो गया है। जब जैसे पहले जमाने में होता था कि बच्चे घर के बड़ों के साथ बैठे हैं, पड़ोस में खेलने जा रहे हैं, ये चीजें बहुत लिमिटेड होती जा रही हैं। दूसरा, जनरली जब 2 बच्चे एक साथ परिवार में या 2 या 4 बच्चे बढ़ते हैं तो हम तुलना करते हैं उनकी, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। देखो तुम्हारा बड़ा भाई तो बड़े अच्छे से बैठ जाता है, तुम नहीं बैठ पाते हो, वो देखो 4 घंटे खेल रहा है, तुम नहीं खेल पा रहे हो। और अगर ये कर रहा है तो ये तुलना वाला जो कंपैरिजन, एक कंपटीशन जो सर ने कहा, निमिष देसाई सर ने, एक कंपटीशन और एक कंपैरिजन, वो बढ़ते बच्चे के साथ ही हम कर देना शुरू करते हैं। अगर घर का नहीं कोई मिलता है तो चलो, अरे तुम्हारे दोस्त के कितने नंबर आए हैं, देखो जरा उसके नंबर भी तो इतने ही आए हैं, उसको भी तो सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। आयरनी ये है लाइफ की कि अब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक जो सुविधा जो हम सबको चाहिए कि कोई बैठकर हमें प्यार से सुन ले, वो सुविधा कम होती जा रही है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन बच्चे के साथ व्यतीत करें। तो अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हम तो वर्किंग है और मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ और मेरे पति भी बाहर रहते हैं, कमाना भी है, आज के जमाने में रहना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे वो खाने का, टेबल पे बैठ के सब एक साथ खाना खाने का तरीका हो, टीवी देखना या मूवी देखना एक साथ बैठ के करना, तो एक बॉन्ड बनना जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो डिप्रेशन शुरू बहुत छोटे छोटे बच्चों में शुरू हो जाता है जी। क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चे पहचानने लगते हैं, कहने लगते हैं, चुप रहने लगेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, खाने पीने में उनकी रुचि कम होती जाती है, या दूसरों से अगर मिलना जुलना है तो बहुत घुल मिल के लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, और हर चीज में आपको एक नेगेटिव ट्राइंगल सा जाल बुनता हुआ शुरू हो जाएगा। तो वो एक चीज होती जाती है। बट हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे को समझ में अंत तक नहीं आ पाता है कि मेरी क्या गलती है, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बच्चे कभी नहीं है, जो डिप्रेशन में होता है वो कभी नहीं समझ पाता है कि वो डिप्रेशन में है। तो सामने वाले, उसके आसपास वाले लोगों को समझना पड़ता है कि अब इसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव अब आने की कोई निश्चित उम्र नहीं रह गई है कि हाँ भाई मैं जब ऑफिस में जाऊंगा तभी मुझे होगा। स्कूल्स में एज अर्ली एज फर्स्ट या सेकेंड क्लास के बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। बट हाँ, उनको निकालना और इजी हो जाता है अगर हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लें। और सबसे बड़ी बात है, इसको रोकने के लिए हमें अपने आप को अच्छी चीजों में व्यस्त करना होगा। अच्छी सोच, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। सुबह आप उठते हैं, एज अ परिवार एक्सरसाइज करते हैं, रोजमर्रा का एक्सरसाइज करना, उससे आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। और जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है तो आपकी सोचने की शक्ति क्षमता भी बढ़ती है, तो आपकी बॉडी चार्ज्ड होती है सोचने और काम करने के लिए। इसीलिए एक्सरसाइज का एक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप योगा करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, तो हमें सुबह सुबह भाग दौड़ में नहीं रहना है, तो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो आके आप जब टीवी देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टीवी का समय हो, लेकिन आप सब लोग एक साथ बैठ के उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स ना मीडिया में ही आ जाते हैं कि देखो ये देखो, इस मूवी में देखो, इस बच्चे ने कैसे कर लिया, क्यों किया जी। तो आप बहुत इजीली कम्युनिकेट करने के पॉइंट्स आप वहां से ढूंढ सकते हैं एज अ परिवार, तो बहुत इजी है। उसके बाद पढ़ाई में, पुनीता जी आपने सही कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिन चीजों का हल नहीं निकलता वो बातचीत से सुलझा ली जाती हैं। लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं निमेश, डॉक्टर निमेश जी आपसे, क्या हम बातचीत नहीं कर रहे हैं? जैसे आपने अभी जो जिक्र किया कि मेरा बच्चा अब ये बनेगा, आपका भविष्य आप अपने बच्चों में देखते हैं, क्या कभी उससे नहीं पूछ रहे हैं कि वो क्या बनना चाहता है? अगर ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा, क्या एक ये बड़ी वजह है? क्या इंटरेस्ट जो है बच्चे का नहीं है? अगर हमने थोपा है और उस एग्जाम से उसको डर लग रहा है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। इन चीजों को कैसे देख रहे हैं निमेश जी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे सूझता है 2 मुद्दे जो पुनीता जी कह रही हैं उससे आगे बढ़े एक कदम और। जो कम्युनिकेशन करना है हमें,
पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों के साथ, किशोरों के साथ, उसमें दो मुद्दे उभरते हैं मेरी राय में। एक तो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे पुनीता ने पहले कहा, क्रिटिकल ना हो, तिरस्कार वाला ना हो, टीकापूर्ण ना हो या निराशाजनक ना हो, एक। और दूसरा, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आज के किशोर और आज के युवा वर्ग ज्यादातर सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, तो क्या पेरेंट्स और बाकी अभिभावक ये नहीं कर सकते कि उनको सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करें? जरूरी नहीं है कि पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विल बी दी सेम। हमारे वक्त में शायद ड्राइंग रूम में बैठ के या एक वॉक लेके बात हो जाती थी। मीडियम हमें ढूंढना पड़ेगा। बड़ों का फर्ज रहेगा कि हम उन किशोरों तक पहुंच सके, उनको जिस मीडियम में अच्छी बात हो। तो जैसे आप टीवी पे प्रोग्राम अक्सर करते हैं अच्छे मुद्दों पे, मुझे लगता है डिजिटल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एजेंसीज है, उनका भी फर्ज ये बनेगा कि पॉजिटिव स्टोरीज और एनकरेजमेंट और डायलॉग का मुद्दे लाएं। सिर्फ जो सेल करती है चीजें वो नहीं, सेक्स या वायलेंस संबंधित। तो जैसे आप इस चैनल पे अक्सर करते हैं, मैं चाहूंगा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कुछ हद तक कर रहे हैं। बेशक डॉक्टर निमेश, बहुत महत्वपूर्ण ये सजेशन है। इसको लगातार हम भी इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि इस तरह की खबरें आए दिन हम देख रहे हैं, और यही एक चर्चा का विषय भी है कि किस तरह से बच्चों तक ये संदेश पहुंचे कि आगे बहुत कुछ है आज। लेकिन समय की अपनी सीमा मुझे रोक रही है। पुनीता जी आपका, निमेश जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बताया, और यही हम कह रहे हैं कि सुसाइड नो, ऑल इज वेल। अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और आगे बढ़ें। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।